एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की जनरल साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 40 नेचुरल डिजास्टर्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉल्यूट एंड इंटरफेयर विद द एनवायरनमेंट। जो भी हमारे इंसानों की ना एक्टिविटीज़, हम जो भी काम करते हैं, हम कह रहे हैं हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट यानी कि गंदा करते हैं। और हम काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में इंटरफियर कर रहे हैं, मतलब अपने पर्यावरण में इंटरफियर कर रहे हैं। जैसे भाई हम फॉरेस्ट काट रहे हैं क्योंकि हमें घर चाहिए, तो हमने क्या किया, एक तरीके से हम पॉल्यूट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो पेड़ जो है वो सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम एक तरीके से पॉल्यूशन को, इन्वायरमेंट को अपने पॉल्यूट कर रहे हैं और हम उसमें इंटरफियर भी करे जा रहे हैं। वॉल्केनोज अकर व्हेन हॉट मोल्टन रॉक्स शूट्स अप। वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी, ज़मीन से फटती है आग, एकदम निकलती है, उसमें से लिक्विड निकलते हैं। मोल्टन रॉक मतलब पिघली हुई रॉक्स निकलती हैं, शूट अप होती हैं थ्रू क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थ की सरफेस पर कोई क्रैक आ जाए, आप समझो अर्थ के सरफेस पे क्रैक आया, उसमें से नीचे से अंदर से पिघली हुई रॉक्स निकली, उसको कहते हैं हम वॉल्केनो ना। और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। अब यहाँ पर क्या है, लेट अस बिगिन। टीचर कहती है लुक एट द न्यूज़ आइटम इन द न्यूज़पेपर। तो चलो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आई है, उसको देखो। व्हाट डू दे रेफर टू, और वो किस बात को रेफर करते हैं। रीना कहती है आई थिंक मेनी ऑफ देम इन्फॉर्म करते हैं हमें अबाउट अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के बारे में, टाइफून तूफान के बारे में, और फ्लड्स मतलब बाढ़ के बारे में। टीचर कहती है येस यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दे आर ऑल रेफरेंसेस टू नेचुरल डिसास्टर्स। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, नेचुरल डिसास्टर के ही रेफरेंसेस हैं। एंड वी विल लर्न अबाउट दैम नाउ। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। नेचर इज़ ब्यूटिफुल एंड बाउंटीफुल। जो प्रकृति है हमारी वो बहुत सुंदर है और भरी हुई है अलग अलग प्रकार की चीज़ों से। बाउंटीफुल मीन्स भरी हुई होना, प्रचुर मात्रा में। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं नेचर पर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। भाई हम जो हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देयर आर टाइम्स व्हेन नेचर बिकम्स फ्यूरियस। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो नेचर है हमारी एकदम उग्र हो जाती है, फ्यूरियस हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। एंड कॉजेज इवेंट्स विच लेड टू अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। और इसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब बर्बादी होती है लाइफ की भी और प्रॉपर्टी की भी। जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो आप जानते हो बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें बर्बाद होती है। ये कब होता है, जब नेचर जो है एकदम फ्यूरियस हो जाए, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं जब, ठीक है। दीज डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स, ये डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन फैलाने वाले, विनाश करने वाले इवेंट्स कॉज्ड होते हैं बाय द फोर्स ऑफ नेचर। नेचर के कारण नेचुरल क्लैमिटीज़ कहलाते हैं ये, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटीज़ या फिर हम इन्हें नेचुरल डिसास्टर्स भी बोलते हैं। अर्थक्वेक्स हो गए यानी भूकंप हो गए, वॉल्केनोस यानी कि जो ज्वालामुखी फटते हैं वो हो गए, ह्यूरिकेन्स हो गए। ह्यूरिकेन भी क्या है, एक तरीके का तूफान है। फ्लड्स यानी कि बाढ़ हो गई। सुनामी, आपको पता ही है सुनामी क्या होती है, समुद्र के अंदर बहुत तेज तेज लहरें उठती हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, सब पूरा पानी पानी हो जाता है सब जगह, ठीक है। लैंडस्लाइड हो जाना यानी कि जैसे पहाड़ वगैरह उसके टुकड़े नीचे गिर जाना, है ना। ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, ये कुछ नेचुरल डिसास्टर्स हैं विच अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंटरफियर करती हैं विद नेचर। जब हम जो है ना नेचर के साथ इंटरफियर करते हैं, अब आपने देखा होगा कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हो तो आपने देखा, नोटिस करा होगा कि वहाँ पे ना पहाड़ काट काट के रोड बना रहे, तो एक तरीके से हम नेचर के साथ उसका इंटरफियर ही तो कर रहे हैं ना। पहाड़ जो कि नेचुरल चीज़, हम उसे काट रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो फिर नेचर ने तो गुस्सा दिखाना ही है कहीं ना कहीं अपना। एंड कैन इंक्रीज द अक्यूरेंस ऑफ नेचुरल डिसास्टर। और इसकी वजह से जब हम इंटरफियर करते हैं तो नेचुरल डिसास्टर्स बढ़ जाते हैं। अर्थक्वेक की बात करते हैं। अर्थक्वेक का क्या है भाई, देखो अच्छा पीछे एक डाटा दे रखा है जिसमें डेट दे रखी है, रीजन दे रखे हैं और मैग्नीट्यूड दे रखा है, जहाँ पर मेजर अर्थक्वेक आए हैं इंडिया में। वो डाटा आपको केवल याद कर लेना है, ठीक है। आ सडन एंड वायलेंट शेकिंग और वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। अचानक से वायलेंट एकदम शेकिंग होने लग जाए, खूब तेज तेज हिलने लग जाए, या वाइब्रेशन भी होने लग जाए, थोड़ा थोड़ा कांपने भी लग जाए अर्थ का सरफेस, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। द वाइब्रेशंस और शेकिंग ऑफ द ग्राउंड फेल्ट होता है, हमें महसूस होता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। आर ट्रिमर्स। और ट्रिमर्स का मतलब होता है झटके। तो हमें क्या लगता है जैसे कि ट्रेमर्स आ रहे हैं, ट्रेमर्स बोलेंगे इनको, तो ट्रेमर्स आ रहे हैं मतलब झटके आ रहे हैं। तो
अर्थक्वेक में आपको ऐसा ही लगता है ना कि झटके आ रहे हैं, हम हिल रहे हैं, सब चीज़ें हिल रही है, तो ये चीज़ होती है। द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ ट्रेमर्स फेल्ट होते हैं, डिपेंड करता है ऑन द सीवियरिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कितना सीवियर है, मतलब कितना भयानक है, कितना उसमें मैग्नीट्यूड पर है, उसको डिपेंड करता है कि भाई अर्थक्वेक का कितना नुकसान हो गया, वो कितना ज़्यादा आया है, कितना बड़ा अर्थक्वेक है। अब कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, भाई अर्थक्वेक आया तो उसके कुछ कारण भी होंगे। तो अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ के अंदर हम कह सकते हैं जो अर्थ क्रस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट होते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। देखो समझो इस बात को कि क्रस्ट क्या होता है। अर्थ 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। द कोर जो सेंटर पार्ट होता है, जो मेंटल, फिर उसके बाद वाला पार्ट होता है, और उसके बाद क्रस्ट जहाँ हम रहते हैं। कोर, मेंटल और क्रस्ट, ऐसे समझो। तो इस वाले पार्ट पे हम रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, द अर्थ क्रस्ट एंड द टॉप लेयर ऑफ द मेंटल, जो मेंटल की टॉप लेयर है और अर्थ क्रस्ट जो है, आर मेड अप ऑफ मेनी लार्ज सेक्शन ऑफ पीसेज। सो बहुत सारे पीसेस से मिलकर बना हुआ है, और दीज सेक्शन और पीसेज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब जिस क्रस्ट पे आप रहते हो ना, और बीच वाली जो मेंटल वाली प्लेट है, ये ना बहुत सारे, समझ लो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बना है। अब जब ये प्लेट्स पे मूवमेंट होगा ना, तब अर्थक्वेक आएगा। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, पास्ट ईच अदर। ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव करती जा रही है और एक दूसरे से ऐसे पास करती चली जा रही हैं। दीज प्लेटलेट्स समटाइम्स स्लाइड हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, और या फिर कोलाइड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे पर और मे स्टिक टू ईच अदर, कई बार वो एक दूसरे से चिपक भी जाती हैं आपस में, है ना। तो इसकी वजह से ही अर्थक्वेक आते हैं। व्हेन दिस हैपन, जब होता है ऐसा, तो द टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्टिल पुशिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को फिर भी पुश कर रही होती है, क्योंकि उनका मूवमेंट तो चलना ही चलना है, बट दे कांट मूव। अब जब आप किसी से चिपक जाओ और अब मूव ना कर पाओ, तो झटका दे के हटाओगे ना अपने आप को, बस वही समझ लो। बट दे कांट मूव अवे एज दे स्टक टुगेदर, जब वो आपस में स्टक हो जाती हैं। दिस बिल्डिंग अप द प्रेशर, अब इसकी वजह से प्रेशर बनता है, विच लीड्स टू एन अर्थक्वेक, जिसकी वजह से भूकंप आ जाते हैं। अब भूकंप आता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, भाई देखो, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स कैन लीड टू द कोलैप्स ऑफ होम्स। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा ना, तो इससे लोगों के घर एकदम कोलैप्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स खत्म हो सकती हैं, ऑफिसेस खत्म हो सकते हैं, उनकी फैक्ट्रीज खत्म हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर सप्लाई कैन बी डैमेज एंड अफेक्टेड। आपका पानी चला जाए, आपकी लाइट चली जा रही है, ये सब चीज़ें भी डैमेज हो सकती हैं, और लोग जो हैं अपना जीवन, अपनी प्रॉपर्टी को भी खो देते हैं अगर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ जाए तो। मतलब इतना भी नुकसान हो सकता है। अदर नेचुरल डिसास्टर लाइक लैंडस्लाइड हो गई, अब पहाड़ है वो सरक गए, लैंडस्लाइड हो गई, या पहाड़ से बड़ा सा कोई टुकड़ा टूट गया, या फ्लड, बाढ़ आ गई, या सुनामी आ गई, वॉल्केनो, ज्वालामुखी फट गया, एटसेट्रा कैन ऑल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। तो इन चीज़ों की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। आप क्या करोगे, अर्थक्वेक के रीजंस को उसमें लिखना, पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से। इन कंट्रीज़ लाइक जापान एंड इंडोनेशिया अर्थक्वेक्स अकर होते हैं फ्रीक्वेंटली। मतलब जापान और इंडोनेशिया में तो अर्थक्वेक आते रहते हैं। अब इंडिया में भी एक आया था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई इंडिया में कब आया था, तो इंडिया में आया था गुजरात में अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001, और भयानक आया था, लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इससे बहुत ज़्यादा तबाही मची थी और लॉस हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट बात पे आओ वॉल्केनोस पे। आप देख सकते हो एक पिक्चर में अंदर से ज्वालामुखी फट रहा है, मतलब एक तरीके से आग निकल रही है चट्टान के अंदर से ही। और वॉल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, और वेंट होता है, एक छिद्र होता है, एक छेद होता है एक तरीके से। कहाँ पर होता है, इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट जिस लेयर पर हम रह रहे हैं, यहाँ इस अर्थ क्रस्ट पे एक बहुत बड़ा छेद हो जाए, थ्रू विच क्या हो, हॉट मोल्टन रॉक, अंदर धरती के अंदर रॉक्स हैं, अगर पिघली हुई रॉक उसमें से निकलने लग जाए, ऐश निकलने लग जाए, धुआं निकले, गैसेज निकले, जो भी प्रेजेंट होती है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इसे हम कहते हैं इरप्ट हो गई है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट इरप्ट हुआ है, फट जाए, फूटे, वहाँ से निकल के बाहर आए। ऑफन विद अ पावरफुल फोर्स ये चीज़ें आती हैं, अक्सर बहुत तेज़ फोर्स के साथ ये बाहर निकलता है, पिघला हुआ लावा वगैरह, धुआं, आग, ये सब। द टर्म वॉल्केनो, द टर्म वॉल्केनो रेफर करता है टू द ओपनिंग और द माउंटेन्स दैट बिल्ड्स अराउंड इट। मतलब ये जो ओपनिंग है और जो माउंटेन है दैट बिल्ड्स अराउंड इट, तो वॉल्केनो वहीं पर ही होता है। वॉल्केनो रेफर करता है ओपनिंग को, मतलब खुला हुआ है,
और द माउंटेन दैट बिल्ड्स अराउंड इट, या फिर उस माउंटेन को जो उसके आसपास, उस ओपनिंग के आसपास बना हुआ है। द ब्रस्टिंग आउट ऑफ हॉट मॉल्टन लैंगमा, जो हॉट रॉक जो है, पिघली हुई जो रॉक होती है, जब उसमें से एकदम से बर्स्ट होकर वो बाहर निकलता है, ऐश निकलती है, गैसेस निकलती हैं, तो फॉर्म करते हैं वॉल्केनिक ओपनिंग को। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, फुट के बाहर आ रही है चीज़ें। अब अगर ये होता है तो इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं वॉल्केनिक इरप्शन के। हॉट मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा, हॉट मतलब गर्म, मॉल्टन मीन्स पिघला हुआ, रॉक पिघला हुआ जो रॉक होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट के। ठीक है, अगर हम अर्थ क्रस्ट के बहुत अंदर तक जाएँ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अंदर जाके ऐसे पिघले हुए रॉक्स होते हैं हाई प्रेशर की वजह से। ड्यू टू द मूवमेंट विद इन द अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस पर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, मैग्मा कम्स अप, तो मैग्मा बाहर आ जाता है एंड कलेक्ट्स इन द मैग्मा चैम्बर, और बाहर मैग्मा चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर टाइम बीतता जाता है, प्रेशर बिल्डअप होता जाता है इनसाइड द मैग्मा चैम्बर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। फिर क्या होता है, जब प्रेशर होता है एंड द मैग्मा एस्केप्स बाय शूटिंग थ्रू द वॉल्केनिक ओपनिंग, जब एक दिन कहते हैं ना अंदर बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी इतना भयानक हो गया है, तो एकदम फट के बाहर निकलने लग जाता है वॉल्केनिक ओपनिंग से, अर्थ के क्रस्ट पर ये सब बाहर आ जाता है। द मैग्मा विच फ्लोज आउट थ्रू द वॉल्केनो इज कॉल्ड लावा, जब अंदर है तो मैग्मा है, जब बाहर निकला है उसी चीज़ को, उसी पिघले हुए चट्टान को हम लावा कहेंगे। जब अंदर था तो वो मैग्मा था, बाहर निकला है तो वो लावा है। लावा कूल्स एंड थिकन्स टू फॉर्म वॉल्केनिक रॉक, लावा जब ठंडा हो जाएगा तो वो फिर से कैड़ा हो जाएगा। ठंडा क्यों हो जाएगा, बाहर ठंडक है तो वो अंदर गर्मी थी धरती के, जब वो बाहर ठंडा हो जाएगा फिर से जम जाएगा और उससे बनेंगी वॉल्केनिक रॉक्स। आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद एक माउंटेन और हिल फॉर्म हो जाती है वहाँ पे बाय द लावा। ठीक है, वहाँ पे पिघला हुआ लावा इकट्ठा होता जाता है और एक माउंटेन जैसा बन जाता है, वेयर इट कूल्स डाउन। ठीक है, द बाउल शेप्ड ओपनिंग, एक कटोरे के शेप की जो ओपनिंग होती है एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो इज कॉल्ड द क्रैटर, उसको क्रैटर बोलते हैं। अब वॉल्केनिक इरप्शन कैन बी माइल्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो, या फिर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इन अ इरप्शन द लावा फ्लोज जेंटली, इरप्शन में क्या होता है, लावा बहुत जेंटली फ्लो आउट करता है वॉल्केनो से। डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो इरप्शंस कैन डिस्ट्रॉय एंटायर फॉरेस्ट, अगर ये डिस्ट्रक्टिव है, अगर ये नाश करने वाला है, विनाश करने वाला है, पूरे जंगल को ख़त्म कर सकता है, एंड एरियाज ऑफ लैंड को ख़त्म कर सकता है वेयर दे अकर, जहाँ पर ये होता है। एंड इरप्टिंग वॉल्केनो कैन ऑल्सो कॉज सुनामी, इसकी वजह से सुनामी आ सकती है, ब्लड फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, मड स्लाइड हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की बात करो तो ऑल वॉल्केनोज आर नॉट द सेम, सारे वॉल्केनोज सेम नहीं होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक तो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, और तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट, जो गायब हो गए। एक एक करके इन्हें भी पढ़ेंगे। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, वॉल्केनोज विच हैव इरप्टेड इन द लास्ट 10,000 ईयर्स, ऐसे वॉल्केनोज जो लगभग 10,000 साल पहले तक, अगर हम बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हुए हैं, या फिर हम जो एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, हमें एक्सपेक्टेशन है कि अभी यहाँ से वॉल्केनो फिर फट सकता है, वो वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनोज कहलाते हैं। देयर आर अबाउट 1510 एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, 1510 वॉल्केनो ऐसे हैं जो एक्टिव वॉल्केनोज की श्रेणी में आते हैं। 80 और मोर ऑफ दीज वॉल्केनोज आर अंडर द ओशंस, 80 या उससे भी ज़्यादा वॉल्केनोज जो हैं वो अंडर ओशंस होते हैं, समुद्र के अंदर हैं। मतलब समुद्र के अंदर भी समझो इस तरह के ज्वालामुखी फटते हैं। माउंट एटना इन सिसिली, बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कुछ एग्जांपल एक्टिव वॉल्केनोज के। फिर आ जाओ डोरमेंट वॉल्केनोज पर, वॉल्केनोज विच आर करेंटली इनएक्टिव, मतलब अभी इनएक्टिव है, अभी नहीं हुए हैं कहीं पर भी, और बट आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, मगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकते हैं। ठीक है, वो डोरमेंट कहलाते हैं। जो 10,000 साल में हुए हैं वो एक्टिव हैं, जो 10,000 साल में नहीं हुए लेकिन लग रहा है आगे हो सकता है, तो वो डोरमेंट वॉल्केनोज आते हैं। माउंट फ्यूजियाना इन जापान, निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये कुछ एग्जांपल है डोरमेंट वॉल्केनोज के। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की बात करें, मीन्स गायब हो चुके हैं, तो वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन लास्ट 10,000 ईयर्स, ऐसे वॉल्केनोज जो लगभग 10,000 साल में हुए ही नहीं है इरप्ट, एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, जहाँ हमें लग रहा है कि अब नहीं होंगे, यहाँ पे फटेगी नहीं इस जगह पे कभी भी वॉल्केनो, तो वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की कैटेगरी में आता है। माउंट केनिया हो गया, माउंट क्लिमंजारो हो गया अफ्रीका का, ये कुछ एग्जांपल है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के। अब आते हैं लैंडस्लाइड की तरफ। लैंडस्लाइड इज़ द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स को स्लाइड करना, एकदम जैसे फिसल जाती है ना, नीचे गिर गई,
कोई रॉक का, चट्टान का टुकड़ा, स्टोन, मड, डर्ट एंड अदर मटेरियल डाउन अ माउंटेन स्लोप, अगर नीचे की तरफ आ जाता है, गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। एज द मटीरियल मूव्स डाउन द स्लोप, जैसे ही मटीरियल नीचे की तरफ आता है स्लोप से, इट कैन पिक अप ट्रिमेंडियस स्पीड। अब नीचे की तरफ जैसे ही चट्टान का टुकड़ा टूट के गिरेगा तो बहुत तेज से गिरता है, बहुत तेज एनर्जी से गिरता है। समटाइम्स लैंडस्लाइड आर स्मॉल, कई बार तो लैंडस्लाइड स्मॉल होती है, मतलब छोटा पत्थर चट्टान का टूटा है, एंड डू नॉट कॉज डैमेज, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं करता। बट लार्ज लैंडस्लाइड्स अगर हो जाए तो लेड टू इमेंस लॉस ऑफ लाइफ, तो बहुत ज़्यादा लाइफ को आपको लॉस पहुंचा सकता है, प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचा सकता है। लैंडस्लाइड्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय नेचुरल कॉजेज, अब नेचुरल कॉजेज की वजह से भी हो सकते हैं, सच एज अगर हैवी रेनफॉल हो जाए, अगर अर्थ को आ जाए, और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि हम पेड़ बहुत काट रहे हैं, जैसे हम डिफॉरेस्ट्रेशन बोलते हैं। अब डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, लूजेस द सॉइल, पेड़ को काटने की वजह से मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है, विच कैन लीड टू लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। लैंडस्लाइड समटाइम्स अकर अलॉन्ग ओशन और सी फ्लोर्स पे भी हो जाते हैं, मतलब समुद्र वगैरह में भी हो सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इसमें मूव होता है अलॉन्ग द सी फ्लोर, साथ साथ मटेरियल चलता जाता है। दीज लैंडस्लाइड्स आर कॉल्ड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, इसमें हम कहते हैं कि पानी के अंदर वाला लैंडस्लाइड है, जनरली कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। अगर पानी के अंदर अर्थक्वेक आया तो उसमें से अंदर कोई चट्टान का टुकड़ा है वो बहने लग जाएगा वहाँ पे पानी में ही। एज मैनी एज 44 हाउसेज वर कर्स्ड इन मालिन विलेज, अब 44 जो घर थे वो ढह गए थे मालिन गाँव में। कहाँ पर ये, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, बाय द मैसिव लैंडस्लाइड, भयानक लैंडस्लाइड आया था और ट्रैपिंग अबाउट फंस गए थे कितने, 160 लोग अंडर द डेब्रिस, मलबे में। मलबा क्या होता है, जो टूटे फूटे घरों की सीमेंट वगैरह मिट्टी है उसमें। अब बात करते हैं सुनामी की। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है अकरिंग इन कोस्टल एरियाज, ज़्यादातर ये कहाँ आएगा, समुद्र में आता है, तो कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के किनारे ही आएगा। अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स आएंगी, मतलब एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं बहुत तेज तेज, वॉश इन टू द शोर, और वो किनारे किनारे आ जाती हैं एज ह्यूज वॉल्स ऑफ वाटर, जैसे बहुत उठते उठते लहरें आती हैं ना, बहुत तेज़ लहरें आती हैं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस ये समझ लो। द सुनामी वेव्स कैन बी एट अ हाइट ऑफ 100 फीट, इतनी ऊंची इतनी इनकी वेव हो सकती है, ठीक है। अ सुनामी इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक, सुनामी क्यों आता है, पानी के अंदर भूकंप आता है उसकी वजह से आता है। यहाँ पानी के अंदर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए और अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, ये सारे कारण हो सकते हैं। सुनामी वेव हैव अ लॉट ऑफ पावर, सुनामी वेव में बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है। दे ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, सब डायरेक्शन में, कॉस्ट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, और ये समझ लो हर तरफ ये मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन फैला देते हैं, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। सुनामी वेव्स आर नॉट टाइडल वेव्स, ये टाइडल वेव्स नहीं होती हैं, टाइडल एंड टाइड्स और टाइडल वेव अकर होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, मतलब ये हल्की होती है। टाइडल वेव्स जो होती हैं बहुत हल्की होती हैं, ये तो सूर्य या चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा होता है जब पानी को, तब हल्की हल्की लहरें उठती हैं, जैसे ये टाइडल वेव्स हुई तो सुनामी की तो वेव्स ये हुई, ऐसे समझ लो, इतना अंतर रहता है। द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस करा था उसने सुनामी को, जो समुद्र किनारे की जगह थी। हमारे यहाँ 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। दिस सुनामी वॉज कॉज्ड बाय पावरफुल अर्थक्वेक, आया था इंडियन ओशन में नियर इंडोनेशिया। सुनामी 2004 में आई थी जिसने वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन किया था, अनकिल किया था, यानी कि मारा था नियरली 3 लाख लोगों को अक्रॉस इंडिया। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड मालदीव्स, ये सारी जगह उससे अफेक्टेड हुई थी। ह्यूरिकेन्स की बात करो और टाइफून्स की बात करो, ये भी तूफान ही एक तरीके के। ह्यूरिकेन्स, साइक्लोन्स एंड टाइफून्स आर वेदर स्टॉर्म्स, ये मौसम वाले तूफान होते हैं करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ह्यूज वेव्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं पानी में, एंड एक्सेसिव रेनफॉल होता है, और खूब तेज़ जो है बारिश पड़ती है। देख रहे हो पानी के अंदर कैसा आ रहा है, गोल चक्रवात जिसे बोलते हैं ना। दे आर ऑल द सेम वेदर फिनोमिना, ये लगभग सेम वेदर फिनोमिना है, बट आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लेसेस में इनको बुलाया जाता है। इन द अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन द टर्म ह्यूरिकेन इज यूज्ड, यानी कि अटलांटिक ओशन में इस तरह का समुद्री तूफान आया या नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आया, हम उसे बोलेंगे ह्यूरिकेन, ठीक है। और सेम टाइप का ही अगर जो है डिस्टर्बेंस होता है इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में तो उसे हम टाइफून बोलते हैं। साइक्लोन्स अकर होते हैं इन द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में, सारे नाम अलग अलग करके पॉइंट बना लेना और याद कर लेना। ह्यूरिकेन, साइक्लोन और टाइफून्स ओनली डिफर होते हैं केवल लोकेशन का अंतर, एंड विच दे अकर, मतलब तीनों के नाम लोकेशन वाइज अलग अलग है, चीज़ एक ही है।
दीज स्टॉर्म कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू होम्स, इससे घरों का बहुत डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं और ये कारण बन सकते हैं लॉस ऑफ लाइफ के एवरी ईयर। वेदर फोरकास्ट कैन प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ ह्यूरिकेन्स, मतलब वेदर फोरकास्ट से थोड़ा पता चल सकता है कि शुरुआत होने वाली है ह्यूरिकेन, साइक्लोन या टाइफून की। विद द हेल्प ऑफ वेदर सेटेलाइट हम ये पता लगा सकते हैं। दे इशू वार्निंग टू द पीपल टू इनेबल देम, अब ये लोग इशू करते हैं वार्निंग लोगों को ये बताने के लिए कि भाई आप एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रिकॉशंस ले लीजिए, इस तरह का तूफान आने वाला है। साइक्लोन नीलम इन तमिलनाडु एंड ह्यूरिकेन सैंडी जो आया था इन कैरेबियन एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर वेदर स्टॉर्म्स, ये थे वेदर स्टॉर्म्स, समुद्र में आने वाले तूफान विच हैव अकर्ड इन द रीसेंट पास में अभी हुए हैं ये। फ्लड सबको पता है बाढ़ होती है, बाढ़ मतलब नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है, फिर वो किनारे आ जाता है और लोग उसमें डूब जाते हैं। फ्लड इज़ एन इवेंट इन विच वाटर ओवरफ्लो हो जाता है एंड कवर कर देता है लैंड को विच इज़ नॉर्मली ड्राई हो। फ्लड्स मे बी कॉज्ड बाय, फ्लड के कारण क्या हो सकते हैं, ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाए फ्रॉम द रिवर बैंक्स आफ्टर हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग हो जाए ऑफ लैंड बाय सी वाटर के द्वारा ड्यू टू हैवी विंड्स आ जाए, बहुत तेज़ हवाएं चल जाएँ, वेदर स्टॉर्म जैसे कि ह्यूरिकेन आ जाए, टाइफून्स आ जाए, साइक्लोन्स आ जाए। सुनामी कारण बनती है बाय अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं सुनामी के कारण, अर्थक्वेक इसका कारण हो सकता है, लैंडस्लाइड्स का कारण हो सकता है। फ्लड्स कैन हैपन ओवर सेवरल डेज, कई कई दिन तक आप देख सकते हैं एक जगह पर बाढ़ आई हुई है, वेर कॉन्टिन्यूशन हैवी रेनफॉल हुआ जा रहा है, बारिश हुई जा रही है, नदी में पानी भरे जा रहा है, किनारे पर आया जा रहा है, ओवरफ्लो हुए जा रहा है। समटाइम्स फ्लड्स हैपन होती है सडनली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अचानक से बाढ़ आ जाती है ड्यू टू स्ट्रोम आ गया या फिर अदर कोई वेदर कंडीशन हो गई। दिस सडन फ्लड को हम बोलते हैं फ्लैश, एकदम फ्लड्स मतलब अचानक आई हुई बाढ़। फ्लड्स कैन अफेक्ट नॉर्मल लाइफ, फ्लड जो है हमारी नॉर्मल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है बाय डिस्टर्बिंग ट्रांसपोर्ट, हमारे ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब कर सकती है, हमारी कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब कर सकती है एंड दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एनिमल लाइफ को भी ये डिस्टर्ब कर सकती है इन द एरिया एंड मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, इससे बहुत ज़्यादा जीवन को लॉस हो सकता है ड्यू टू ड्रॉइंग। अब आप लोग डूब जाते हैं। इन जून 2030 हैवी रेनफॉल हुआ था जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि डेवस्टेटिंग फ्लड आई थी, मतलब बिल्कुल विनाश कर देने वाली फ्लड आई थी उत्तराखंड में। एंटायर विलेज वॉज वॉश्ड अवे, मतलब समझो गांव के गांव जो थे वो बह गए थे ड्यूरिंग दिस फ्लड। ड्रॉथ का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, फ्लड का बिल्कुल उल्टा। फ्लड में पानी भर जाता है, ड्रॉथ में सब कुछ सूख जाता है, सूखा पड़ना है कहते हैं इसे। अ प्लेस इज सेड टू सफर फ्रॉम अ ड्रॉथ व्हेन इट रिसीव्स सब नॉर्मल और इनसफिशिएंट रेनफॉल, एक ऐसी जगह जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, बिल्कुल रेनफॉल ही नहीं हो रहा है, और या फिर हम बोल रहे हैं कि बहुत ही कम इनसफिशिएंट रेनफॉल हो रहा है फॉर फ्यू मंथ्स के लिए या फिर इवन लॉन्गर टाइम के लिए, तो हम कहते हैं यहाँ पर सूखा पड़ गया। प्लांट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली इन ड्रॉथ कंडीशंस, पेड़ भी जो है अगर सूखा पड़ जाए ना तो अच्छी कंडीशंस में ग्रो ही नहीं करते। वाटर बॉडीज़ जैसे लेक्स हो गई यानी झीलें हो गई, स्ट्रीम्स हो गई या रिवर्स हो गई, ये सूख जाती हैं ड्यू टू लेस और इनसफिशिएंट रेनफॉल की वजह से। द लैक ऑफ वेजिटेशन लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ फ्लड और वाटर। अब अगर कहीं पर पेड़ पौधे कम उग रहे हैं तो क्या इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, मतलब खाना कम हो जाएगा, वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा लोगों को पीने के लिए, दस इससे अफेक्ट करते हैं एनिमल्स भी, है ना, उनका जीवन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। वो क्या खाएंगे अगर कुछ उग ही नहीं रहा होगा तो। अ वेरी सीवियर ड्रॉथ वॉज एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ फूड, इसको हम फेमाइन कहते हैं, भुखमरी पड़ जाना एक तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा एकदम सूखा पड़ जाए और बिल्कुल खाने पीने के लिए लोगों के पास ना रहे तो हम कहते हैं सूखा पड़ गया। इंडिया फेस करती है पार्शियल ड्रॉथ को, मतलब आंशिक सूखा पड़ा था हमारे यहाँ 2012 में, हम पूरा तो नहीं कह सकते बट हाँ बहुत लेवल तक पड़ गया था हमारे यहाँ भी। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे कर्नाटका में हैड रिसीव्ड रेनफॉल बिलो नॉर्मल लीडिंग टू ड्रॉथ लाइक कंडीशंस, और जब कर्नाटका में इतनी कम बारिश हुई तो वहाँ पे भी सूखे जैसी कंडीशंस हो गई थी। अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि भाई क्या क्या आपको तैयार करनी, नेचुरल क्लैमिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेमोर्स क्या होते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में डिफाइन करिए, या फिर आप लावा क्या होता है। ये आंसर्स आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। दोनों टाइप के वोल्केनोस को बताओ, एग्जाम्पल्स दो, किसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, क्या होता है, फिर माइन यानी भुखमरी क्या होता है। फिर आता है डिसास्टर मैनेजमेंट, दैट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, डिसास्टर मैनेजमेंट। अब इसको कैसे कंट्रोल करें, चलो हमने पढ़ लिया कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं जीवन में, तो फिर इनको मैनेज कैसे किया जाता है। वी कैन नॉट प्रिवेंट नेचुरल डिसास्टर्स, भाई अब हम भूकंप आने से नहीं रोक सकते, हम जो हैं कोई बड़ा तूफान आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एडिक्वेट स्टेप्स, हम सही जितने स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं टू इक्विप्ड टू डील विद नेचुरल डिसास्टर, मतलब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। सेवरल इंस्टीट्यूशन एंड लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेस हो गए, इन एवरी कंट्री में हैव डिसास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं सबके, विच हेल्प देम टू प्रिपेयर फॉर द डील
जो मदद करते हैं उनको प्रिपेयर करने में या फिर डील करने में नेचुरल डिज़ास्टर से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स जो है ना वो हेल्प करते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ नेचुरल डिज़ास्टर। मतलब पहले अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है कहीं तो उसमें भी मदद करते हैं। अगर मतलब उसके पहले आने से पहले भी देखो कुछ लोगों को आगाह कर दिया जाता है कि अगर कुछ पता चल जाए कि भाई आने वाला है, और जब आ रहा होता है उस समय भी लोगों की मदद की जाती है और उसके बाद भी। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सर्टेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टेप्स जो हैं विच शुड बी टेकन, जो कि उठाए जाने चाहिए इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। तो क्या है, सबसे पहले है एडिक्वेट प्रिपरेशन। अब भाई कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो आप उसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर लो। वी शुड पे अटेंशन टू द प्रायर वार्निंग्स। अब मान लीजिए टीवी पे या रेडियो पे कहीं पर भी आपको बताया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है ना, या किसी भी मीडिया के माध्यम से, अदर मीडिया से, कि भाई कहीं पर फ्लड आने वाला है, या फिर कहीं पर सूखा पड़ने वाला है, कहीं पर समुद्री तूफान यानी कि साइक्लोन आने वाला है, तो हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ से चले जाओ भाई, वी शुड अवॉइड गोइंग आउट। हमें उस जगह जाना ही अवॉइड करना चाहिए वन सच वार्निंग्स आर गिवन, जब इस तरह की वार्निंग हमें दी जाती है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू गो आउट, अगर जाना भी ज़रूरी हो तो वी शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस। हमें अच्छे से प्रिकॉशंस लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए। करेक्ट एक्शन ड्यूरिंग द डिज़ास्टर। अब हमें बिल्कुल जब डिज़ास्टर हो रहा है तो हमें अच्छे से एक्शन भी लेना चाहिए। वी शुड रिमेन काम, शांत रहना चाहिए ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर, एंड फॉलो करने चाहिए स्टेप्स आउटलाइंड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हों एंड अदर एजेंसीज ने बताए हों फॉर आवर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी शुड मूव इन टू एन ओपन एरिया, हमें खुली जगह पर चले जाना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए कि हम कहीं पर फंस जाएं अंडर अ कोलैप्स्ड बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में। तो खुली जगह में चले जाओगे तो आप बच जाओगे, एटलीस्ट बिल्डिंग गिरी भी तो आप उसमें फंसोगे नहीं। वी शुड शिफ्ट टू प्लेसेस एट हायर लेवल, हमें ऊंची जगहों पर थोड़ा चले जाना चाहिए, वेयर फ्लड वाटर कैन नॉट रीच। अब अगर मान लो कि भाई फ्लड आ गई है तो हमें क्या है, ऊंचाई वाली जगह पर जाना चाहिए जहाँ पानी ना भर पाए। थोड़ा पहाड़ी जगहों पर चले जाओ, नीची जगहों पर मत रहो ऐसे। रेस्क्यू वर्क आफ्टर द डिज़ास्टर, अब रेस्क्यू वर्क होता है डिज़ास्टर के बाद, मतलब कि लोगों को निकालना वहाँ से। रेस्क्यू मतलब होता है किसी को निकालना, ठीक है। वी शुड असिस्ट द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, हमें असिस्ट करना चाहिए, मतलब मदद करनी चाहिए तरीके से गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, बेस्ट एज वी कैन, जितना हम कर सकते हैं रेस्क्यू वर्क में, है ना, बचाने में लोगों को आफ्टर द डिज़ास्टर, अगर कहीं डिज़ास्टर हो गया। पीपल हु हैव लॉस्ट देयर होम्स, लोग जिन्होंने अपना घर खो दिया, शुड बी प्रोवाइडेड टेम्प्रेरी शेल्टर्स, उनको टेम्प्रेरी शेल्टर्स हमें प्रोवाइड कराने चाहिए वेयर दे कैन लिव, जहाँ वो रहते हैं। द आर्मी, पुलिस, फायर पर्सनल शुड बी कॉल्ड, इन लोगों को बुलाना चाहिए, कॉल्ड इन इमीडिएटली फॉर रेस्क्यू वर्क के लिए फॉलोइंग अ नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प की अगर हम बात करें, एडुकेट अरेंजमेंट शुड बी मेड, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होने चाहिए, किए जाने चाहिए टू प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प टू द इंजर्ड पीपल। डॉक्टर शुड ऑल्सो ट्रीट पीपल टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डिसीज़, डॉक्टर को भी मतलब ट्रीट करना चाहिए अच्छे तरीके से लोगों को, जिससे कि ये बीमारी फैल ना जाए। एसेंशियल सप्लाईज होनी चाहिए, मतलब चीज़ें लोगों तक पहुँच जाए, जैसे फूड एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज हैं, वो पानी है, क्लोथ्स है, बेडिंग है, ये सब जो है लोगों को मतलब जहाँ पर है लोग इस तरह के अफेक्टेड, उन तक ये सब चीज़ें पहुँचनी चाहिए। द एंटायर कम्युनिटी शुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एसेंशियल सप्लाईज, पूरी कम्युनिटी को मिलकर इस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए सब चीज़ें पहुँचाने में। इमोशनल सपोर्ट, लोगों का घर छिन गया, लोगों के रिश्तेदार मर गए, तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। पीपल हु हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस ऑन देयर प्रॉपर्टी और देयर प्रॉपर्टी, तो वो होते हैं बिल्कुल एक हम कह सकते हैं बहुत भयानक एक अंडरगो होते हैं, एक बहुत ही ख़राब पीरियड से वो निकलते हैं, ट्रोमेटिक पीरियड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ये वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।